अब शुरू करते हैं बच्चों हम लोग 3D का फर्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले क्लास में ना हम आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, जो कि हम आपको वेक्टर में ही पढ़ाए हुए थे, उसका रिवीजन करा रहे थे, उसके बारे में थोड़ी मोरी बात बता रहे थे, है ना। लेकिन आज हमारा मेन फोकस होगा स्ट्रेट लाइन को समझना, वो भी 3D में। और 3D में किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, क्या होगा, और किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता हो। जैसे कि आप क्लास 11th में आप 2D सीखे थे, अगर आपको याद होगा, और 2D में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को नहीं नहीं तो 6 से 7 फॉर्म में आपने सीखा था, है ना। अगर आपको याद है वो बात क्लास 11th वाला, तो आइए हम आपको जरा एक बार वो चीज याद दिलाते हैं। उससे पहले बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में ना सिंपल सिंपल चीज, बेसिक चीजों को पढ़ रहे थे। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब बहुत ही नॉर्मल सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की पूरी जर्नी को ये तय करेगा। और हाँ, जरा हम आपको याद दिला देते हैं कि आप क्लास 11th में 2D में, है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को 4 फॉर्म में आपने सीखा था, 5 फॉर्म में, है ना। 5 से ज्यादा भी था, लेकिन यहाँ पे हम आपके सामने 5 प्रकट किए क्लास 11th में, और वो भी 2 डायमेंशन में, है ना। आपको आज भी बहुत अच्छे से याद होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म था बच्चों, जिस फॉर्म में हम किसी लाइन को कन्वर्ट करके उस लाइन का स्लोप जान पाते थे, और इंटरसेप्ट जान पाते थे, और इंक्लिनेशन भी जान पाते थे, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म में। तो इस दूसरे वाले का रूल था कि जब आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो आपको अगर एक पासिंग पॉइंट दे दे और वह लाइन कितना स्लोप बन रहा है, उस लाइन का अगर स्लोप बता दे, तो आप उसका इक्वेशन बता देते थे। इसका बच्चों आपने एओडी में भी बहुत भरपूर यूज किया है इस फॉर्मूला का, है ना। एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेंजेंट नॉर्मल वाले चैप्टर में इसका भरपूर यूज हुआ है ना, याद है। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले टॉपिक में गजब का यूज किए हैं हम लोग। उसके बाद फिर बच्चों हमारा तीसरा फॉर्मूला, जब 2 पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन से गुजरे, तो आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता देते हो, अगर आपको कोई 2 पॉइंट बता दे तो उसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन अपॉन x2, y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स। ये क्लास 11th का है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद ये चौथा फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इस डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की बच्चों खासियत थी कि अगर इस फॉर्म में अगर आप किसी को कन्वर्ट कर लेते हो, तो इसका ग्राफ बनाना इजी हो जाता है ना। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से आप ग्राफ इजीली बना सकते हो। उसका रूल था कि आरएचएस में अगर आप 1 बना दिए तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। और उसके बाद ये हम आपको बताए थे नॉर्मल फॉर्म, और भी चीज होता है ना। और भी चीज हम आपको बताए थे, पैरामेट्रिक फॉर्म बताए थे, जिस पैरामेट्रिक फॉर्म की इंपॉर्टेंस दिखाए थे जेई के कुछ क्वेश्चन में, राइट ना बच्चों। और बताइए, और कुछ बताए थे क्या? हाँ, जनरल फॉर्म बताए थे। 7 फॉर्म एक तरह से हम आपको बताए थे। जनरल फॉर्म वही अपना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन अब इसी स्ट्रेट लाइन की बातों को आगे अगर हम लोग देखें, और इन चीजों को अगर हम लोग 3D में देखेंगे, तो हमारे सामने क्या क्या बात आने वाली है और कैसे 3D में देखेंगे, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। और बिलीव करो, आप एक बार अगर समझ गए, है ना, तो आपको मजा ही आ जाएगा, कहोगे हाँ अब हमने सीखा 3D के स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे से। तो बच्चों आज का हमारा यही टाइटल है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। यस बच्चों, याद रखिएगा, जैसे कि आपको ना 2D में अलग अलग कंडीशन देते थे कि अगर आपको स्लोप दे दे, इंटरसेप्ट दे दे, तो आप इक्वेशन बता दो। दूसरे वाले फॉर्मूला में अगर एक पॉइंट और दे दे और स्लोप दे दे, तो आप इक्वेशन बता दोगे। तीसरे वाले फॉर्मूला में अगर 2 पॉइंट दे दें, तो आप इक्वेशन बता दोगे। चौथे वाले फॉर्मूला में इंटरसेप्ट दे दें, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो आप बता दोगे, है ना। पांचवें वाले फॉर्मूला में एंगल दे दे और परपेंडिकुलर लेंथ उस लाइन का दे दे, तो आप फॉर्मूला बता दोगे, है ना, इक्वेशन बता दोगे उस लाइन का। उसी प्रकार से बच्चों 3D में, है ना, 3D की ही अब बात करेंगे। 3D में
किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमें ना दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, दो चीजों की आवश्यकता होगी, है ना। और वह दो चीज क्या है, ये बड़े ही ध्यान से गौर फरमा करके समझिएगा और नोट कीजिएगा। वो दो चीज है बच्चों, एक चीज है आपका फिक्स्ड पॉइंट, याद रखिएगा। अगर हम आपको एक फिक्स्ड पॉइंट दे दें जिसको पासिंग पॉइंट भी कहेंगे, जो उस लाइन से पास कर रहा होगा या फिक्स्ड पॉइंट होगा, है ना। और अगर हम आपको एंगल दे दें, एंगल यानी कि बच्चों पैरेलल वेक्टर दे दें उस लाइन के, है ना, तो आप 3D में किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि 3D में हमें किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए दो चीजों की नीड होगी, जिसमें कि एक चीज होगा फिक्स्ड पॉइंट या पासिंग पॉइंट, और दूसरा एंगल या पैरेलल वेक्टर। जैसा कि हमारा यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, आपको दो पॉइंट से पास कर रहा है। अगर हम इसको आपको समझाएं, आइए ज्योमेट्रिकली, 3D की बात आप जान रहे हो कि ये हमारा जो है ना ए बी पॉइंट है, ये स्पेस में है बच्चों, हवा में है। लाइक ए पॉइंट यहां है तो बी पॉइंट यहां है स्पेस में। इसको आप एक पेन पे, एक पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हाँ फील कर सकते हैं बच्चों। और राइट ना, हमने देखा कि ठीक है, ऐसे जो हमारे स्पेस में जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये रहा मार्कर, एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ये हवा में ऐसे टंगा हुआ है ना। इसी लाइन का अब अपने को इक्वेशन निकालना है। ऑलराइट, तो मान के चल लेते हैं कि यह पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और यह पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। ऑलराइट, अब जैसा कि अभी हम आपको आज की क्लास के फर्स्ट में ही दिखा रहे थे कि एक वेरिएबल पॉइंट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव कर रहा है। ऑलराइट, और उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं आर। अब जरूरी नहीं कि ये आर पॉइंट यहीं पे होगा, ये एक वेरिएबल पॉइंट इधर से उधर भाग रहा है, हाँ, ए से बी तक। ऑलराइट, तो इस वेरिएबल पॉइंट का हमने एज्यूम स्क्रीनशॉट लिया और देखा तो ये वेरिएबल पॉइंट हमें यहां पे दिखाई दिया। ये थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो अगर ध्यान से इस बातों को देख रहे हो और समझोगे, तो आप में से हर एक बच्चा हमें एक ही बात बोलेगा कि सर यहां पे ना आपका ए आर वेक्टर जो है, ए आर वेक्टर दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या सच सच बताइएगा? ए आर वेक्टर जो है ना वह पैरेलल है ए बी वेक्टर के, यस और नो बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं। भले ही ये हमारा कोइंसिडेंट है, तो वेक्टर में हम लोग इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, बट वेक्टर में अपन इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं। यस और नो सक्षम बताइए पहले ये बात कि आप अगर ए आर वेक्टर को देख रहे होगे और ए बी वेक्टर को, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए आर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन समझा रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। मजा आएगा अगर इस तरीके से आप सोचोगे और देखोगे। यस, तो ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर हम लिखें, है ना। पहली बार में आपसे नहीं होगा, इसीलिए आपको ये देखना होगा, सुनना होगा और समझना होगा कि ए आर वेक्टर पैरेलल टू ए बी वेक्टर। ठीक है सर, आपके इस डायग्राम में अपने को दिखाई दे रहा है। और दूसरा बात आप लोग जानते हो कि अगर कभी ना ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो, तो बच्चों आपको तो याद ही होगा कि हम लोग ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर लिख सकते हैं। यस, वेरी गुड उत्कर्ष, अब मजा आया हमें। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी, ऐसा इक्वल अपन कर सकते हैं अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो। अब अगर आपको पता होगा बच्चों, तो ए आर वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। और अगर उसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कुछ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, आया ना। और फिर लेमडा हमारा है ही है, और ए बी वेक्टर को भी हम इस प्रकार से बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर लिख सकते हैं। कहिए हाँ या ना बच्चों, इतना बात लिखा जा सकता है? यस और। अब अगर इतना बात आप लिखने की इजाजत देते हो तो एक बड़ा ही शानदार चीज आपके स्क्रीन के सामने में आ गया है।
आर वेक्टर इज इक्वल टू प्लस ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यस प्यारे बच्चों, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इन 3D। ये किसी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इस ए बी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म में? तो सर ये वेक्टर फॉर्म में। और हम लोगों का अभी जो पूरा काम चल रहा है, पूरा क्लास चल रहा है, वो 3D में ही चल रहा है, तो हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। और वेक्टर में आया हमारा इक्वेशन, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में। अब इसमें से बच्चों अगर इस प्रकार से अब आपको ना किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा रहेगा, तो इस प्रकार से जब किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा रहेगा तो आपको कैसे सोचना है, कैसे समझना है, ये देखिएगा। आर वेक्टर हो गया आपका वही वेरिएबल पॉइंट, है ना, वेरिएबल वेक्टर, जिसका अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करो तो वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। और यहां पे जो आपका ए वेक्टर है ना बच्चों, ए वेक्टर, ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि पासिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से यह लाइन गुजर रहा है। ऑलराइट, तो अगर हम आपको पासिंग पॉइंट दे दें, और ये देखिए बी माइनस ए वेक्टर, हम आपको बोले थे ना कि बच्चों किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक फिक्स्ड पॉइंट या पासिंग पॉइंट, और ये जो हमारा बी माइनस ए वेक्टर है, ये बच्चों हमारा पैरेलल वेक्टर है। ऑलराइट, और ये पूरा का पूरा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बात आप जरूर समझ के रखिएगा कि हम आपको बता क्या रहे हैं, है ना, कि अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, ऑलराइट, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, अगर हम आपको बता दिए कि देखो भाई ये हमारा लाइन है जो इस ए वेक्टर से पास आउट कर रहा है और ये सी वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बच्चों लेमडा सी वेक्टर। ये बात याद रखिए, कोई एक सपोर्ट में, कोई एक पैरेलल में उसको होना चाहिए। और हालांकि इसमें हमें नहीं मिल रहा था तो हम यही बोल दिए थे कि ए बी के पैरेलल है, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, क्या होता है, इसका ये फॉर्म आपको याद रखना। ये समझने में आपको कोई दिक्कत बच्चों, कोई कठिनाई, कोई परेशानी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा वी वेक्टर, और कहीं ना कहीं हम आपको ये दो पॉइंट के फॉर्म में बता गए, है ना। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी चीजों को और समराइज करते हैं दूसरे पॉइंट में। अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। जैसे कि ये हमारा एक लाइन है, ये हमारा इस ए पॉइंट से पास आउट कर रहा है, जो अपने आप में ए वेक्टर है, और कोई बी वेक्टर बच्चों जो इसके पैरेलल है। यस, ये कोई बी वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको इक्वेशन निकालना है ब्लू वाले लाइन का। ऑलराइट बच्चों, तो इक्वेशन निकालना है तो आप यही कहोगे ना कि सर ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल होता है, और जो पैरेलल होता है वह लेमडा के बगल में आता है। तो पिछले वाले अगर लाइन से हम लोग इंस्पायर हों तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लेमडा बी वेक्टर। याद रखिएगा, जहां पे हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये हमारा पासिंग पॉइंट है। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार से समझ में आ गया, फिर 3D आपको इजी लगने लगेगा। और ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, एंड पैरेलल टू सम गिवन वेक्टर। ऑलराइट, और ये हो गया आपका किसी भी लाइन का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग कह सकते हैं। अब बच्चों दूसरी बात इसमें समझिएगा, है ना, कि सर ये आर वेक्टर क्या है? तो बच्चों आर वेक्टर एक वेरिएबल वेक्टर है। इक्वेशन में जब भी आप किसी लाइन का इक्वेशन लिखते थे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिखते थे, तो उसमें x और y हमेशा रहता था। आप ऐसा थोड़ी करते थे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन थोड़ी हुआ बच्चों। इक्वेशन के लिए वेरिएबल वाला चीज होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से स्ट्रेट लाइन में ये आर वेक्टर
अनिवार्य है, जरूर रहना चाहिए अगर आप वेक्टर फॉर्म में सीख रहे हैं। ये बात क्लियर हुई। अब आइए ना, हर एक वेक्टर का हम दिखाते हैं आपका ओरिजिनल रूप कि आर वेक्टर अपने आप में कैसा दिखेगा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जैसा दिखेगा। और तो और बच्चों, ए वेक्टर कैसा दिखेगा? ए वेक्टर आपको दिखेगा अपने आप में कैसा? ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, जो कि एक फिक्स पॉइंट है, जो कि एक पासिंग पॉइंट है, जो कि देगा। ऑलराइट। और दूसरा बी वेक्टर भी बच्चों पैरेलल वेक्टर है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप है। ऑलराइट ना, बड़ा ही सिंपल सा फंडा हम आपको बता दिए। तब अगर आप ना क्या करो कि इस इक्वेशन में इस वेक्टर के ओरिजिनल रूप को डालो, तो आप बच्चों क्या पाओगे? आर वेक्टर की जगह पे पाओगे आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और तो और ए वेक्टर की जगह पे पाओगे आप ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। और लेमडा की जगह पे तो लेमडा हमेशा रहना ही चाहिए बच्चों, है ना, लेमडा रहेगा ही। लेमडा कोई भी कांस्टेंट 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और बी वेक्टर की जगह पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि हमने एज्यूम करा है कि बी वेक्टर होगा हमारा बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप। अब अगर इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करें तो हम आपको दिखाना चाहेंगे एलएचएस में नो चेंजेस बच्चों, और आरएचएस में जरा एक बात गौर फरमा करके देखिए कि ये लेमडा से सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी। जैसे ही सब में मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, आई वाले को एक साथ लिख देते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया ए वन प्लस लेमडा बी वन आई कैप। एग्री? सक्षम और नॉट? और दूसरा हो गया हमारा क्या चीज, ए टू प्लस लेमडा बी टू जे कैप। और तीसरा हो गया हमारा ए थ्री लेमडा बी थ्री के कैप। मेरे से ढक गया होगा, हट जाते हैं। आई बात समझ में? अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर बच्चों, है ना, आई वाले को आई वाले के साथ और जे वाले को जे वाले के साथ, तो आपको दिखाई देगा x इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन। नोट करते चलना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या दिखाई देगा बच्चों? और दिखाई देगा आपको y इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू और y इज इक्वल टू ए थ्री प्लस, सॉरी, z इज इक्वल टू ए थ्री प्लस लेमडा बी थ्री। यहां से आप पाओगे कि लेमडा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास x माइनस ए वन अपॉन बी वन। एग्री और नॉट एग्री बताइए? लेमडा इज इक्वल टू आया क्या? और आप यहां से भी देखोगे तो लेमडा इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो, और लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस ए टू अपॉन बी टू। और यहां से भी देखोगे तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री। अब क्या कर, अब देखो बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू ये भी है, लेमडा इज इक्वल टू ये भी है और लेमडा इज इक्वल टू ये भी है। तीनों चीज, अगर इन तीनों चीजों को अच्छे से कंबाइन कर दें तो आपको बच्चों दिखाई देगा x माइनस ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू वाई माइनस बी वन ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू z माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री इज इक्वल टू लेमडा के पी, कुछ भी कांस्टेंट। और ये तो हमारे घर का चीज है लेमडा। तो जब मन होगा तब आप इसको लगा लीजिएगा और जब मन होगा तब आप इसको हटा लीजिएगा, आपकी मर्जी, है ना। इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, कोई ट्रबल नहीं होगा। तो बच्चों दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये बात याद रखना है, कार्टेशियन फॉर्म। अभी तक आपने देखा वेक्टर फॉर्म में,
R vector is equal to A vector plus lambda B vector, where A vector is passing point and B vector is parallel to this line, है ना। और ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। आई बात समझ में? तो कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों 3D में आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि सर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 दिखाई देगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, नहीं बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन का नहीं होगा, ये प्लेन का एक इक्वेशन होगा, है ना। यहाँ पे ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो बच्चे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सोच लेता है कि अगर 2 वेरिएबल है तो सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर 3 वेरिएबल कर दें तो यह स्ट्रेट लाइन 3D में हो जाएगा। लेकिन नहीं बच्चों, यह होगा एक प्लेन का इक्वेशन, और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू z माइनस समथिंग अपॉन समथिंग। याद रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, है ना, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको देना तो आप यो करके वेक्टर से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और वो आपको जरूर आना चाहिए, है ना। कोई भी लाइन, क्योंकि किसी बच्चों का वेक्टर वाला अप्रोच ज्यादा अच्छा रहता है, तो वह किसी भी लाइन को वेक्टर में कन्वर्ट करके उसके बारे में सारी बातों को बनाता है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। किसी बच्चे को कैलकुलेशन, अलजेब्रिक कैलकुलेशन ठीक ठाक लगता है, तो वह उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेगा। ऑलराइट, तो पहला काम आपको ये जरूर आना चाहिए, किसी भी लाइन के इक्वेशन को वेक्टर में तुरंत कन्वर्ट करना, और वेक्टर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को वेक्टर। ऑलराइट, यहां पे आप ये देख लीजिए कि हम आपके सामने तीसरा पॉइंट रखे हैं। तो अच्छा, पहली बात बताइए, क्या आपको कन्वर्ट करना आया? कोई भी लाइन अगर हम आपके सामने प्रकट कर दें तो क्या आप उसको कन्वर्ट कर लोगे? हाँ या ना बताइए, बताओ बच्चों। अगर हम आपको कोई स्ट्रेट लाइन वेक्टर में दिए तो क्या आप उसको कार्टेशियन में बदल लोगे, या कार्टेशियन में दिए तो उसको आप वेक्टर में बदल लोगे? यस, वेरी गुड। एक सेकंड रुक जाइए, और उसके बाद फिर हम लोग एक पेज ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको आगे बताते हैं कि कैसे वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर करना कितना आसान था। तब तक आप एक बार नोट कर लिए तो कॉपी को रिवाइज कर लीजिए। और हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, कम से कम समय में आपको बताना होगा कि कौन हमारा वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर। आइए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम आपके सामने ये इक्वेशन लिख दिए और हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये बताइए क्या चीज है लिखा हुआ, बताइए तो ये क्या लिखा हुआ है? बताइए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे? कोई बताएगा? व्हाट इज दिस? स्क्रीन पे क्या है लिखा हुआ? ऐसे मैथ्स मत बोलना बच्चों कि सर मैथ्स लिखा हुआ है और ABCD लिखा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है। ये क्या है? यस, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन है, और वो भी वेक्टर के फॉर्म में। बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताइए, अगर ये लाइन है तो आपको कम से कम इस लाइन का डेटा पता होना चाहिए। वेरी गुड। ये लाइन ना बच्चों पासिंग पॉइंट है इस लाइन का 2,3,4। ऑलराइट, ये लाइन 2,3,4 से पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेक्टर होता है वही पासिंग पॉइंट होता है। ऑलराइट, और बताइए तो जरा, ये लाइन किसके पैरेलल है? और पैरेलल होगा किसी लाइन के, किसी वेक्टर के। तो बताइए तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन है बच्चों? 3j plus 2 वेरी गुड, 3 3i 2 plus 5। 2j। ऑलराइट, समझ गए आपकी भावनाओं, बस आपकी भावनाओं को पकड़ना है। तो ये डेटा आपको जैसे ही कोई लाइन का इक्वेशन दे तो इतना डेटा आपको पता चल ही जाएगा, है ना।
दूसरा माय क्वेश्चन इज बच्चों कि आप इसको ना प्लीज कन्वर्ट करो कार्टेशियन फॉर्म। इस लाइन के इक्वेशन को आप कार्टेशियन फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए डन सर, है ना। आप खाली इतना बोल दो और उसके बाद हम मैच कर लेंगे। बताओ निशा, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए से यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बच्चों, जीवन बदल देगा आप आपका आगे का, है ना। कन्वर्ट कर लिए, बहुत बढ़िया। आपको याद होगा तो इसमें हर बार बड़ा बड़ा कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। आपने पिछले में ये ऑब्जर्व किया कि सर यहाँ पे जो घटता है ना वो पासिंग पॉइंट होता है और जो पैरेलल होता है ना वो नीचे चला जाता है, यही आपने ऑब्जर्व करा। तो आइए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं कि x माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू z माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू लिम्डा लगाना है तो लगा लीजिए और हटाना है तो हटा दीजिए, आपकी मर्जी। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा याद रहना चाहिए आपको। ऑलराइट बच्चों, आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा। और ये आर वेक्टर जरूर रहना चाहिए, बच्चे को यही दिक्कत होता है, ये आर वेक्टर को गायब कर देता है। जैसे कि इक्वेशन में ये एक्स वाई और जेड रहना अनिवार्य है, वैसे ही वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर रहना अनिवार्य है, जरूर रहेगा। यस, अब अगर हम आपके सामने बच्चों ऐसा इक्वेशन प्रकट कर दिए तो आप में से कोई बच्चा क्या बताएगा हमें ये क्या है? बताइए तो बच्चों, ये लिखा हुआ है ये क्या है स्क्रीन पे? कार्टेशियन फॉर्म में। यस सर, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इस स्ट्रेट लाइन को आप देख करके क्या बच्चों पासिंग पॉइंट बता सकते हो? आया ना, पासिंग पॉइंट देख के ही, बिना कन्वर्ट किए हुए बताइए। बढ़िया ना, वेरी गुड। क्योंकि सर यहां पे हमें x माइनस, हमें इसको देखना होगा x माइनस ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री से कंपेयर करना हो। तो यहां पे सर प्लस है तो ये इसका मतलब पॉइंट होगा माइनस थ्री माइनस फोर और वन। और क्या बच्चों आप इसको देख करके पैरेलल वेक्टर का आइडिया लगा सकते हो कि पैरेलल वेक्टर क्या होगा? तो बड़े आराम से सर पैरेलल वेक्टर होगा फोर आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप। अच्छा, अगर हम इसको बोले कि ऑल राइट कन्वर्ट जरा कर लो, है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में, तो आप कहोगे बहुत आसान बात सर, बताइए सक्षम माइक ऑन करके आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखे? अब कहोगे सर ये आर वेक्टर कहां से आ गया, है ना, ऐसा तो नहीं कहोगे, ये एक्स वाई जेड के लिए आया। वेक्टर फॉर्म में कहेंगे कन्वर्ट करके बताइए क्या हो। नहीं, आधा बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। सर माइनस थ्री गलत बोले, फिर से बोलिए। नहीं 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 नहीं, उत्कर्ष बोलेगा, देखिएगा क्या आप क्या गलत बोल रहे हो। हाँ उत्कर्ष, उत्कर्ष भी नाक कटा दिया। उत्कर्ष, हेलो हेलो, नहीं बोला। चलो निशा बताएंगे। नहीं, वेक्टर फॉर्म में हाँ बस हो गया, आर वेक्टर इक्वल टू बोलना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं गायब करने बाबू। आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस थ्री आई कैप। सर बोला तो
अच्छा बोल रहा था, हम सिर्फ उसका सुन रहे थे -3 से, प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, या तो लिम्डा या तो म्यू या तो के, कुछ भी, है ना। 4i कैप -4j कैप +2k कैप। चलिए, तो ये रहा बच्चों कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का जर्नी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जरा हम आपको, अच्छा हम ये सोच रहे हैं बच्चों कि अगर हम आपको 2 पॉइंट दे दे 3D में, तो क्या आप हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में बता सकते हो क्या? बताइए तो, इस ए बी लाइन का इक्वेशन, पहला नंबर बात वेक्टर फॉर्म में, और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। कौन बोलना चाहेगा, देखते हैं, अपने मन से, जिसको मन करे वो बोले। बस आज हम आपको 2 पॉइंट दिए हैं और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए हैं, और हम आपसे इक्वेशन का उम्मीद रख रहे हैं। बता पाओगे उत्कर्ष? i कैप +2j कैप आर वेक्टर +3k इक्वल टू, बाबू ये मत, ये मिस कर दीजिएगा। r वेक्टर हाँ, i कैप +2j कैप +3k वेरी गुड। आगे प्लस लैम्डा ऑल राइट, 3i कैप वेरी गुड, कमाल कर दिए, 3k j कैप बहुत बढ़िया। k कैप। उसके बाद -2k कैप। यस, इसमें आप कहीं ना कहीं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोले, है ना उत्कर्ष? बहुत सही, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना, जिसमें कि आप जान गए ओके ओके। हाँ, ये हो गया सर हमारा पासिंग पॉइंट, और ये हो गया सर हमारा पैरेलल। हाँ, कार्टेशियन में भी, और कार्टेशियन में जब वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कार्टेशियन में बताना इजी होगा, तो बहुत तरीका होगा। यस, कार्टेशियन में भी बताइए आप ही। x-1 यस, divided by 3 वेरी गुड। is equals to Yes. 1 minus 2 divided by 3 ओके, is equals to k minus 3 divided by minus z-3 डिवाइडेड बाय -2। वेरी गुड बच्चों, -2। अच्छा लगा कि आप इस रूप में भी लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं, या ऐसे दो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा देने का क्या मतलब है ना। ऑल राइट, करेंगे, सबको फंसाएंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारा था कि जब एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर हो। अगला पॉइंट है हमारा कि अगर बच्चों कभी हमें आर वेक्टर इज इक्वल टू इस प्रकार से दे, P1i कैप +P2j कैप +P3k कैप, एंड लिम्डा की जगह पे 1 दे दे, Q1i कैप +Q2j कैप +Q3k कैप, तो यहां पे अपन लिम्डा दिखा देते हैं, है ना। देन लाइन इज पासिंग थ्रू P1 P2 P3 एंड पैरेलल टू Q1 Q2 Q3। ये कितने बार हम आपको बोल चुके हैं, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए बच्चों हम इसको हाईलाइट करके बताना चाहते हैं कि ये हमारा P1 P2 P2 वाला पॉइंट है, और ऐसे करके हमें एक पैरेलल लाइन दे रखा है
जिसका पैरेलल वेक्टर होगा, है ना, पैरेलल लाइन है, तो ये हमारा Q1 i कैप प्लस Q2 j कैप प्लस Q3 k कैप है। ऑलराइट, ये वाला वेक्टर और ये इसके पैरेलल, तो इसका ये इक्वेशन ऐसा दिया। ये फिर से एक हाईलाइटेड पॉइंट के तौर पे। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्रीवियस लाइन। मतलब कि ये सब जो हमारा पिछला लाइन है ना, लाइक यही लाइन, ये हमारी लाइन पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट देना है। इस लाइन को हम फिर से लिख देते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू P1 i कैप प्लस P2 j कैप प्लस P3 k कैप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चंस बनाने में इसकी बहुत मदद लेते हैं हम लोग। प्लस Q1 i कैप प्लस Q2 j कैप प्लस Q3 k कैप, ये हो गया हमारा प्रीवियस लाइन, है ना, पिछले वाले लाइन को हम आपके स्क्रीन पे रख देंगे। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है बच्चों कि ये एक हमारा लाइन है ना, ये इसी लाइन का इक्वेशन है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसके बारे में पता है कि यह P1 P2 P3 से पास आउट कर रहा है। एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों। क्या बताना है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ध्यान से समझिएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिख पाएंगे अगर कोई भी लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हो बच्चों। सबसे पहले इसका P1 दिखाई दे रहा है और इसका Q1 दिखाई दे रहा है, तो आप एक पॉइंट बोलोगे कि सर एक पॉइंट इज P1 प्लस लेमडा Q1, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, कॉमा दूसरा y कोऑर्डिनेट P2 प्लस लेमडा Q2, और तीसरा P3 प्लस लेमडा Q3। ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। आई बात समझ में? ये पॉइंट जो होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि दिस पॉइंट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो आज के बाद अगर हम आपको कोई स्ट्रेट लाइन लिख दिए वेक्टर फॉर्म में, तो आप बड़े आराम से बच्चों आप उसका एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमें बता सकते हो, जिसमें कि आपका वही लेमडा म्यू जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा। लेमडा अलग हर लेमडा के लिए, अब लेमडा पता है ना आपको, 1 भी हो सकता है, लेमडा 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेमडा 3 भी हो सकता है। तो इस पे भी देखिए अनगिनत पॉइंट है ना, तो आप जैसे जैसे लेमडा का वैल्यू बदलोगे, लेमडा 1 रखोगे तो कोई और पॉइंट होगा, लेमडा 2 रखोगे तो कोई और पॉइंट होगा, लेमडा 3 रखोगे तो कोई और पॉइंट होगा, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आई बात समझ में उत्कर्ष? अनगिनत पॉइंट होते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन पे, और अनगिनत रियल नंबर भी होते हैं। जो रियल नंबर रखोगे 1 2 3 4 5, 0.1 0.2 √5 √7 √9, है ना, कुछ भी रखोगे तो वह उसके बदले एक कोई पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम करना हो, अगर अपने को मानना हो, तो इस प्रकार से P1 देखिएगा क्या किए, इसका P1 लिए हैं और लेमडा Q1, फिर P2 लिए हैं लेमडा Q2, फिर P3 लिए हैं और लेमडा Q3 करके एक हमने पॉइंट एज्यूम कर लिए। और दिस इज द बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 3D के स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हथियार, बहुत काम का। अगले पॉइंट पे चलते हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, इफ 2 लाइन्स इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्टिंग, एक प्लेन में 2 लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल। ऑलराइट, कन्वर्सली 2 इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन ऑलवेज कोप्लेनर। एक प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन, ये बच्चों हमारा कॉपी एक प्लेन है। ऑलराइट, और इस कॉपी में अगर हम लोग इस पेपर के पेज पे अगर हम लोग क्या कर लिए, एक लाइन बना दिए ये, है ना, और एक लाइन बना दिए ये, तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो ये पैरेलल होगा, है ना, या फिर बच्चों ये इंटरसेक्टिंग होगा। अब बच्चे के मन में सवाल होगा, सर कॉन्साइड करने वाला सिचुएशन कहां गया?
तो ये पैरेलल के सिचुएशन में आ गया ना। तो वही हम कह रहे हैं ना कि किसी एक प्लेन में, ये पेज हमारा एक प्लेन है, बोर्ड हमारा एक प्लेन है, तो इस प्लेन में बच्चों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्लेन में आपका या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। अदरवाइज दूसरे शब्दों में हम आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा किसी दो इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन ना हमेशा कोप्लेनर हो, ऑलराइट, उसी का उल्टा बात कि अगर दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग है या तो पैरेलल, ऐसा हम बोल रहे हैं तो हम समझ जाएंगे अच्छा वो एक ही प्लेन में होगा, मींस कोप्लेनर होगा। सक्षम आई बात समझ में? ये पॉइंट नंबर 5 आया ना, सिंपल पॉइंट है और कोई बड़ी बात नहीं है। Yes, sir. इन अ प्लेन की बात हो रही थी, या तो वह इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा, और इसी के हम उल्टे में बात कर रहे थे। अगर इसी को हम उलट दें, है ना, तो हम ये बोल रहे थे कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन और दो पैरेलल लाइन ऑलवेज कोप्लेनर होते। ये दो छोटी सी बात बच्चों, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिएगा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, आपको बताना चाहते हैं। यस, ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दे हैव कॉमन पॉइंट, इट मीन दे आर कोइंसाइडेंट। क्लियर है? अगर हमारा, है ना, दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन ये और एक लाइन ये भी, दोनों का दोनों पैरेलल हो, और हम कहेंगे कि ये पॉइंट ना यहीं पे हो, एक पॉइंट कॉमन हो, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, ये लाइन उसी पे है, कोइंसाइड कर रहा है। क्लियर है? तो पैरेलल और कोइंसाइड में इतने का ही डिफरेंस है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि एक पॉइंट अगर कॉमन हो गया तो वो फिर पैरेलल न होकर के कंसाइड कर जाएगा लाइन। ऑलराइट, अगले पे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बच्चों, लाइन आइदर पैरेलल, सॉरी नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। 3D की बात हो रही है, प्लेन स्पेस की बात हो रही है कि अगर दो लाइन हमारा, गौर फरमाना उत्कर्ष और समझना इस पॉइंट को, अगर लाइन हमारा ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है ना, तो उस लाइन को हम लोग स्क्यू लाइन कहते हैं। 3D में इसको बच्चों हम इस बोर्ड पे, पेज पे नहीं दिखा सकते हैं। ये एक लाइन है हमारे हाथ में रेड कलर का, और ये एक लाइन है स्पेस में बच्चों, ये या तो पैरेलल होगा, ऑलराइट, दिख रहा है, या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। और कह रहा है कि ना ये पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, तो ये कुछ ऐसा होगा स्क्यू, जिसका अगर हम फोटो बनाएं तो आपको पैरेलल दिखाई देगा, और अगर ऊपर से देख करके फोटो बनाएं तो आपको यह इंटरसेक्टिंग दिखाई देगा। लेकिन यह एक्चुअली एग्जैक्टली ऐसा होता है। टेट्राहेड्रॉन का अपोजिट साइड बच्चों आपका पैरेलल लाइन होता है, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है और पूरा स्ट्रेट लाइन। तो इसका फिगर, एक लाइन हमारा ये रहा रेड वाला, है ना बच्चों, और दूसरा हमारा ये रहा ब्लैक वाला। ये दोनों का दोनों हमारा कैसा लाइन है, स्क्यू लाइन। ये 3D में है, अलग अलग प्लेन में है, एक हमारे लेफ्ट हैंड के प्लेन में तो दूसरा हमारे राइट हैंड के प्लेन में, दोनों अलग अलग प्लेन में है, और इंटरसेक्टिंग नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो ये स्क्यू होगा, स्क्यू लाइन कहते हैं। ये स्क्यू लाइन के बीच का बच्चों डिस्टेंस निकालना, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्क्यू लाइन किसको कहते हैं। स्क्यू लाइन में हम आपको एग्जांपल में बता देते हैं कि स्क्यू लाइन आपको, ताकि अच्छे से रहे। टेट्राहेड्रॉन नाम तो सुना ही होगा, टेट्राहेड्रॉन तो हम आपको बताए थे। अपोजिट पेयर ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन आर स्क्यू लाइन्स। टेट्राहेड्रॉन याद है ना आज भी बच्चों आपको, जिसका बेस ट्रायंगुलर हो। ऑलराइट, चलते हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो बच्चों पैरेलल और इंटरसेक्टिंग के ही जाल में फंसा रह जाता है। स्पेस में 3D में एक ये भी सिचुएशन। अब हम आपको कुछ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देते हैं, ऑलराइट, उत्कर्ष गौर फरमाइएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देते हैं और अब आप ना हमें बताओ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या ना ये भी, ये भी, ये भी 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिए इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे भी लिखता है ना, और आपको बताना है कि कौन पेयर स्क्यू है, कौन इंटरसेक्टिंग है और कौन आपका, हालांकि इंटरसेक्टिंग पूछ रहा है लेकिन आप सब जानो कौन पैरेलल है, कौन कोइंसाइडेंट है ना, तो आपको सब बताना है। सबसे पहले एक एक को चेक करते। पहली बात, ये भाषा समझ में आ रहा है, ये आर वेक्टर कैसे, L1 का इक्वेशन कैसे ऐसे लिख दिया है इस ब्रैकेट में, इसका मतलब वेक्टर बच्चों, ये वेक्टर के लिखने वाले आलसी लोग ना ऐसे भी लिख देते हैं, वो सही नोटेशन होता है, ऐसे भी लिखा जाता है। उत्कर्ष कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको, ऐसे अगर कोई लिख दिया तो आपको समझना है ये ऐसे ही है, ऑलराइट। तो बार बार आई जे के कैप लिखने से छुटकारा पाने के लिए लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और आपके पास 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक स्क्यू का दिए हुए होंगे, एक पैरेलल का दिए होंगे, एक कोइंसाइडेंट का दिए होंगे और एक इंटरसेक्टिंग का दिए हुए होंगे बच्चों, है ना। तो आइए चेक करते हैं। पहला पेयर हमें कौन बताएगा कि ये जो पहला पेयर है ये क्या है बच्चों, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसाइडेंट है या फिर स्क्यू है? बता सकते हैं, यस और नो? वेट करें, 4 एग्जाम्पल हम आपके सामने रखे हैं। स्क्यू, ओ माय गॉड, सक्षम आते आते ही कहते हैं स्क्यू लाइन। आइए ना बच्चों, अब आपको समझना होगा कि सर हाउ टू नो, हाउ टू फाइंड, है ना, कैसे जानेंगे सर हम ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि स्क्यू है, ऑलराइट ना। तो आइए पहले इक्वेशन को हम आपके सामने लिखते हैं, जरा लिखवाइएगा तो बच्चों। पहला पेयर क्या दे रखा है, L1 का इक्वेशन लिखवाइए प्लीज। नहीं लिखवाओगे, 1 - 1 और 10, और लेमडा के बगल में बच्चों दे रखा है अपने को 2 - 3 8। ये हो गया हमारा L1 का इक्वेशन, ऑलराइट। और L2 का इक्वेशन जरा देख लीजिए क्या है दिया हुआ। L2 का इक्वेशन 4 - 3 - 1, 4 - 3 - 1, आई कैप जे कैप के कैप और म्यू, ये दोनों अलग अलग, लेमडा और म्यू, है ना। नहीं तो आप समझ जाओगे दोनों तो सेम सेम है, तो दोनों पैरेलल करवा देते आप, यस। और अब बच्चों डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, है ना। अब आइए, अगर हम लोगों को क्या करना है कि यह लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होगा, है ना, तो यह 2 पॉइंट पे ऐसे करके मान के चल लेते हैं कि ये जो हमारा गिवन लाइन है ना ये इंटरसेक्टिंग है, इसका हम लोग L1 मान लेते हैं, इसका L2 मान लेते हैं, और यह इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, ऑलराइट। यह P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जरा गौर फरमा करके समझिएगा, पहले एज्यूम कर लें कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग, है ना। पहले हम ये मान के चल लिए, है ना, कि L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग, यही तरीका है समझना, ऑलराइट। अगर P पॉइंट निकल गया तो कह देंगे इंटरसेक्टिंग है, और नहीं निकलने में सक्षम हो पाएंगे तो बोल देंगे सक्षम को कि इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग नहीं है तो फिर दूसरी बात, तो तरीका पे ध्यान दीजिएगा कि हम ना ये कह दिए कि L1 और L2 हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, आर इंटरसेक्ट एट P पॉइंट। अब आपको P पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए क्या आप P पॉइंट बोल सकते हैं L1 पे, तो आप याद करोगे पॉइंट नंबर कौन सा,
इसमें जो हम आपको बताए थे कि अगर कोई पॉइंट लिखना हो किसी स्ट्रेट लाइन पे तो आप बोलोगे सर पॉइंट नंबर 4, जिसमें आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे थे। यस और नो बच्चों? तो अगर हम आपको पूछें कि बताइए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट L1, पी एक ऐसा पॉइंट है जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, तो क्यों ना हम लोग पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बता पाएगा? और दूसरा L2 पे भी होगा सर, तो L2 का भी कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। क्या बताइए, बता सकते हैं? सर 1 + 2 लैम्डा। वेरी गुड, बता सकते हैं। मतलब 1 + 2 लेमडा, कॉमा बच्चों -1 प्लस -1 -3 लेमडा। -3 लैम्डा। वेरी गुड, ये हो गया। अभी हो जाएगा L2 पे भी लिखते हैं, 8 लैम्डा। L2 पे भी लिखते हैं 4 + म्यू माइनस। +1 म्यू वेरी गुड, -3 ये -4 म्यू वेरी गुड, -1 + 7 म्यू। ऑल राइट। अब देखिए, अब ये पॉइंट P ना, दोनों का दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट। समझना उत्कर्ष, तरीका इज इंपॉर्टेंट, हमेशा कहते रहते हैं कि दोनों का दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, बट एक पॉइंट को L1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और दूसरे पॉइंट को L2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अगर सर आप ये कहना चाह रहे हो दोनों एक ही पॉइंट है, तो इसको कहीं ना कहीं सर हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब। और सर इसको भी इक्वेट कर सकते हैं। हम बोले वाह, कमाल कर रहे हैं। ये बात आप समझे क्या? ये सब तरीका बच्चों क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, इसीलिए 3D को ऐसे समझना चाहिए। ऑल राइट। अब आप देखो ध्यान से बच्चों, तो लेमडा और म्यू से यहां एक इक्वेशन दिखाई दे रहा हो, यहां लेमडा और म्यू से एक इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, और यहां लेमडा और म्यू से एक इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा। जरा गौर फरमा करके समझिएगा बच्चों। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व किए और लेमडा और म्यू के वैल्यू को आप निकाल करके तीसरे इक्वेशन में अगर पुट कर दिए, और बच्चों अगर वो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है। ऑल राइट। और दूसरी बात, अगर सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब लाइन स्क्यू है। तो दो का तो इलाज हम आपको बता दें। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने या नहीं सुने? समझे उत्कर्ष? या हल्का हल्का? यस। अगर आप इस मेरी बातों को सुने और समझे तो हम आपको इस बातों को लिखना चाहेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे बच्चों। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप भी लिख लेना अपने नोट कॉपी में। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करके लेमडा तथा म्यू का वैल्यू निकालें। पहली नंबर बात, निकाल लिए, उसके बाद है ना, लेमडा एंड म्यू का वैल्यू इक्वेशन 3 में डालने पर अगर सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई कर गया, तो बात नंबर 1 नहीं, आप फिर 1 2 में कंफ्यूज हो जाओगे। सेटिस्फाई हो गया है ना, तो बच्चों लाइन इंटरसेक्टिंग है। दूसरी बात, सेटिस्फाई नहीं किया है ना, सेटिस्फाई नहीं किया है ना, तो लाइन स्क्यू।
लिख लेना अपने शब्दों में। इंपॉर्टेंट लर्निंग है बच्चों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। ये आप क्वेश्चन के ही टेक्टिस से सीख पाए, समझ पाए। कोई दो लाइन दे देगा और आपको ये नहीं बताएगा कि बच्चों लाइन स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है, और उसके बाद आपसे उसके बारे में क्वेश्चन करेगा। तो पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। और दो बचा हुआ है पैरेलल और कोइंसाइडेंट वाला, वो भी डिस्कस करेंगे। आइए ना, तो जरा लेम्डा और म्यू को सॉल्व करते हैं और अब पता करते हैं कि ये लाइन हमारा पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे बच्चों। इक्वेशन 1 जरा लिखाया जाए, लिखाइए बच्चों, मेरा तो गोल गोल घूम रहा है। हाँ आ गया, 1 प्लस 2 लेम्डा इक्वल टू 4 प्लस म्यू, यही है पहला इक्वेशन। ओहो, और दूसरा है -1 माइनस 3 लेम्डा, -1 3 लेम्डा इज इक्वल टू -3 4 म्यू। आइए दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, पहले और दूसरे इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर पाइएगा। तो पहला इक्वेशन है आपके पास 2 लेम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा -3 लेम्डा प्लस का 4 म्यू इज इक्वल टू -3 प्लस का 1 इज इक्वल टू -2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या पहले में 4 से मल्टीप्लाई कर दें? यस सर, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लेम्डा -4 म्यू इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख देते हैं। तो -3 लेम्डा प्लस का 4 म्यू इज इक्वल टू बच्चों -2। अब क्या करना है, जोड़ने की प्रक्रिया आपको आती ही है। सेटिस्फाई नहीं किया कोई बात नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको पता चल गया होगा। तो 5 लेम्डा इज इक्वल टू बच्चों 10 आया, तो लेम्डा इज इक्वल टू आपके पास 2 आया। जैसे ही लेम्डा 2 आया, अब म्यू निकालते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2 लेम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, लेम्डा की जगह पे 2 रख दिए तो 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3, तो म्यू इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 निकला। लेम्डा का वैल्यू और म्यू का वैल्यू आ गया। नाउ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग का है ना, पुट लेम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर तीसरा। इक्वेशन थर्ड में लेम्डा और म्यू के वैल्यू को पुट करते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास है बच्चों क्या चीज, 10 प्लस 8 लेम्डा इज इक्वल टू और -1 प्लस 7 म्यू, -1 प्लस 7 म्यू। तो अपन क्या करते हैं, एलएचएस उठाते हैं और एलएचएस उठाने के तत्पश्चात है ना, लेम्डा की जगह पे 2 पुट करते हैं। लेम्डा की जगह 2 पुट करेंगे तो 10 प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारे पास दिख गया 26। अब आरएचएस उठाइए, आरएचएस में -1 प्लस 7 म्यू, म्यू के जगह पे बच्चों पुट कर दीजिए 1, तो -1 प्लस 7 इंटू 1 जो कि हो गया आपके पास -6। ओ माई गॉड सर, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, जो कि सेटिस्फाई नहीं किया। मीन्स इसका मतलब ये हुआ सर कि लाइन L1 एंड लाइन L2, कौन L1 कौन L2 समझ में आया, जो वेक्टर फॉर्म में दिए थे वहां पे पहले केस में, आर स्क्यू लाइंस। बच्चों पता चला कि ये दोनों हमारा कैसा लाइन है, सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ये हमारा स्क्यू लाइन है। ऑल राइट, सेटिस्फाई कर जाता तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता। अब सर तीसरी बात भी बता दो ना,
कि पैरेलल कब होगा और कंसाइडेंट कब होगा। ऑल राइट, अगर बच्चों ध्यान से समझिएगा, है ना, पहले तो हम लोग पैरेलल और कंसाइडेंट को ही पकड़ते हैं, उसके बाद फिर स्क्यू और इंटरसेक्टिंग पे चलते हैं। जल्दी से फिनिश करते हैं। अगर आप कोई भी इक्वेशन लिए, है ना, रुक जाइए, देखने दीजिए पैरेलल जैसा कौन दिख रहा है, और उस इक्वेशन को आपको क्या करना है ना, यहां पे हमारे पास इक्वेशन है बहुत सारे। चलिए चौथा पेयर लेते हैं। चौथा पेयर में बच्चों देखिए जरा, कुछ कुछ दिखाई दिया क्या? कुछ कुछ दिखाई दिया? तो अगर बच्चों आप इस चौथे पेयर को लोगे तो आपको यही करना होगा। इस चौथे पेयर पे हम आपको समझाते हैं एक बात, इसका फिर से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको लेना पड़ेगा, है ना, दोनों लाइन पे, जैसा कि हम आपको बताए थे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट L1 का हो जाएगा बच्चों। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या चीज? सिर्फ और सिर्फ 3 लेमडा, 0 प्लस 3 लेमडा और 2 लेमडा, और बच्चों हाँ 2 प्लस लेमडा। एक पॉइंट ये हो गया। और पैरामेट्रिक पॉइंट अगर L2 पे ले अपन तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 6 म्यू, कॉमा, देखते चलिएगा, गलत हो रोक दीजिएगा, 2 प्लस 4 म्यू, कॉमा 3 प्लस 2 म्यू। ऑलराइट, अब आपको हम बताना चाहते हैं कि अब ना आप यहां से इक्वेशन बना लेमडा और म्यू में, है ना, लेमडा और म्यू में इसको इसके बराबर करके, इसको इसके बराबर करके और इसको इसके बराबर करके। तो अगर आप इन दोनों को बराबर करके इक्वेशन बनाते हो तो आपके पास दिखेगा 3 लेमडा इज इक्वल टू 3 प्लस 6 म्यू, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दिखेगा आपको, क्या चीज बच्चों? 2 लेमडा इज इक्वल टू 2 प्लस 4 म्यू, और दूसरे में के अगर आप दूसरे वाले को तीसरे वाले को इक्वेट करोगे तो आपके पास दिखाई देगा 2 लेमडा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 म्यू। अब आइए जरा यहां से लेमडा इज इक्वल टू, क्या आप सभी बच्चों को 1 प्लस 2 म्यू दिखाई दे रहा है? क्या यहां से लेमडा इज इक्वल टू सभी बच्चों को 1 प्लस 2 म्यू दिखाई दे रहा है? क्या यहां से लेमडा इज इक्वल टू सभी बच्चों को 1 प्लस 2 म्यू दिखाई दे रहा है? ओ माय गॉड, गजब हो गया बच्चों, हो गया ना गजब। देखिए सही तो किए या गलत किए, ये बताते चलिएगा पहले आप। अच्छा लगा आपको, है ना, कि लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू, लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यू। अगर अब आपको हम दूसरा इंपॉर्टेंट राज की बात खोलते हैं, अगर हमारा लाइन L1 है, लिखते चलना, भूलना मत, जाके घर पे रिवीजन करना, लाइन L1 और L2 बच्चों, अगर आपका कभी A1 अपॉन A2 किसका? इस लेमडा वाले का, ये लेमडा और म्यू वाले का A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर हो जाए C1 अपॉन C2 के, तो आप बोलोगे लाइंस आर पैरेलल। बताइए पैरेलल है क्या? सॉरी, पैरेलल में अंतिम वाला बराबर नहीं होता है, क्षमा प्रार्थी है ना। और दूसरी बात, अगर तीनों का तीनों बराबर हो जाए, है ना, A1 अपॉन A2, 9 भूलना नहीं है, क्लास 10th वाला सिचुएशन, है ना, तीनों का तीनों बराबर हो जाए तो आप क्या बोलते हैं? यस बोलिए, आपकी आवाज नहीं सुने थे। बोलिए उत्कर्ष। नहीं, हाँ कॉन्साइड करेगा, यानी कि लाइन हमारा कोइंसाइडेंट होगा। ऑल राइट बच्चों, तो आया समझ में? गेम है लेमडा और म्यू का, इन चारों लाइन को तो लास्ट वाला पता चल गया बच्चों कोइंसाइडेंट है, और पहला वाला पता चल गया स्क्यू है, तो दूसरा और तीसरा को आप पता करना, और ऐसा ऐसा अपने मन से 4-5 इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन लिख लेना, है ना, अपने मन से, और फिर उसको ढूंढना, पकड़ना, बताना कि वो दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि क्या है नहीं है। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखते हैं। रिवीजन बहुत तगड़ा मारना होगा आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन बताएं, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर हम आपको सिखाएं, और उसके बाद फिर बच्चों हम आपको सिखाएं क्या चीज? इक्वेशन ऑफ
लाइन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो तो वह स्क्यू है या पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है या उसका डिफरेंट डिफरेंट बात। तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों रिवीजन करना। और हाँ, एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल का आपका पूरा का पूरा 3D खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी एंड आर एस अग्रवाल का आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके इतने के मदद से बना सकते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन बचा हुआ है और इसकी लाइन, लेकिन आप पलट करके देखना तो आपको लगेगा कि मोर देन 50% काम हो चुका है। तो आप जाइएगा, एक एक सवाल प्लीज एनसीईआरटी आर एस सवाल बनाइए अगर आपको बोर्ड में फोड़ना है तो, है ना। और जेई में फोड़ना है तो इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। सीट भेजेंगे, उस सीट को जरूर बनाइएगा। बना बस दिए। बाय बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर। कोई मन में बात सवाल तो आप पूछ सकते हैं।